हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो इसमें हम देखते हैं कि जो फ्लोइंग लिक्विड है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल किस टाइप से आती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब जो लेयर्स हैं फ्लूइड की, उनकी लेयर्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, the particle which are the close to walls and surface tend to move slowly। मतलब जो नीचे वाले पार्टिकल होंगे, लेयर होंगी फ्लूइड की, उनकी वेलोसिटी स्लो होगी ऊपर वाली वेलोसिटी से, ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड दोज विच आर अवे फ्रॉम वॉल्स, और जो दीवार से दूर की होंगी उनसे मूव फास्टर, वो फास्ट होंगी। जैसे कि हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि इसकी प्रोफाइल किस टाइप से आएगी। कि ये सपोज नीचे का सरफेस है और ये इसकी लेयर है, ये सबसे पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये हमारे पास चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर, इस टाइप से। ये कोई लिक्विड है और ये इसकी लेयर्स है। तो सबसे कम वेलोसिटी होगी सबसे नीचे वाली लिक्विड की। जो सबसे नीचे लेयर है लिक्विड की, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, और जो ऊपर है, ये इसी लाइन में मैंने कंसीडर किया, ये इसकी वेलोसिटी इस लेयर की सबसे तेज होगी, सबसे ज्यादा होगी। सपोज इसकी वेलोसिटी इतनी है, इतनी ज्यादा, मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, तो हमने बड़ा वेक्टर बना दिया, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमने बड़ा वेक्टर बनाया। और फिर इसके नीचे इससे कम वेलोसिटी, फिर इससे नीचे वाली लेयर की उससे कम, से नीचे वाली लेयर की उससे कम, से नीचे वाली लेयर की उससे कम, से नीचे वाली लेयर की उससे कम। तो यही हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो इनकी जो टिप है उनको ज्वाइन करते हैं और फिर हमको एक मिलेगी एक प्रोफाइल। तो ये इनके टिप हैं वेक्टर्स के, तो इसको ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन किया, ये हमारे पास ग्राउंड है, और सबको अगर हमने इसको किसी एक पॉइंट पर, रैंडम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर किया ऐसा, तो वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेपरेट होगा इक्वल अमाउंट के साथ। इधर वाले डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शंस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा सेम अमाउंट के साथ। ये हमारे पास प्रोफाइल आई इसकी। अगर हमारे पास, अगर हम बात करें पाइप की कि किसी पाइप में कैसे किस टाइप से होगा, तो सपोज ये हमारे पास कोई पाइप है, ये हमारे पास पाइप है और इसमें लेयर्स हैं लिक्विड की। ये हमारे पास पाइप है और इसमें लेयर्स हैं लिक्विड की इस टाइप से। तो इसमें जो वॉल के करीब, जो जैसा हमारे पास ग्राउंड ने वर्क किया, तो इसमें ऐसे ही वॉल करेगी, और जो उसके करीब वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ सपोज हम इसको देखते हैं, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इस वाली की भी कम होगी। इसकी वेलोसिटी इससे ऊपर वाली लेयर की इससे ज़्यादा होगी, इस वाली इस पॉइंट की वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इससे ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा। सो अगर हम इसके टिप को ज्वाइन करेंगे तो हमें इस पाइप में वेलोसिटी की प्रोफाइल मिलेगी। सो हमारे पास वेलोसिटी की प्रोफाइल आई कुछ ऐसी सी। ये हुई एक पाइप में, और ये हुई जो ग्राउंड से हमने इसको समझने के लिए इसको हमने देखा इस टाइप से ये हुआ। बाकी ये इम्पोर्टेंट है, ये इस टाइप से प्रोफाइल कैसे बनी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लेमिनर फ्लो है, मतलब आइडियल फ्लो हम बोल रहे हैं, अगर वो उसमें कुछ टर्बुलेंस आ जाए तो किस टाइप से जो उसकी लाइंस हैं वो डिस्टर्ब होंगी, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो।
जो हमारे पास आइडियल फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो, उसमें लाइन सीधी सीधी होती है, सीधी सीधी। और अगर हम बात करें, इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर हम बात करें टर्बुलेंट फ्लो, अगर इसमें कुछ टर्बुलेंट आ जाए तो उसको बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। मतलब बीच में कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो लाइन का डिस्टरबेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ बीच में कुछ आ जाए तो लाइन डिस्टर्ब हो जाएंगी, मतलब फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हमारे पास हुआ टर्बुलेंट फ्लो। अगर हमारे पास लेमिनार फ्लो है तो वेलोसिटी की प्रोफाइल ऐसी होगी। अगर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है अगर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है, मतलब ये पाइप है और इसके बीच में ये फ्लो की लाइंस हैं और इसके बीच में कुछ आ जाता है तो ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस डिस्टर्ब फ्लो को ही बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। इसके यहाँ पास से ये फ्लो तेज हो जाएगा, अगर ये पाइप बंद है तो यहाँ से फ्लो तेज हो जाएगा और इस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। मतलब टर्बुलेंस हुआ फ्लो जिसमें टर्बुलेंस आया हो, जैसे इसमें टर्बुलेंस है तो इस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंस फ्लो। इसके बाद है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब अगर हमारे पास कोई ये पाइप है, इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, मतलब अगर इस टाइप का है, ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, मतलब A1 बड़ा है A2 छोटा है। अगर यहाँ वेलोसिटी v होगी v1 तो ये वेलोसिटी v2 होगी, मतलब अगर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी अपने आप। तो इसकी डेफिनेशन में ये है, द मास एंटरिंग पर सेकंड एट वन एंड, द मास एंटरिंग पर सेकंड एट वन एंड इज इक्वल टू द मास एंटरिंग per second at one end is equal to mass outgoing per second at another end. So suppose a particle v1 वेलोसिटी के साथ, और अगर ये एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी v2। कहने का मतलब इधर से जितना वॉल्यूम एंटर किया उधर से उतना वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2। इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर ये हुआ और ये वाला एंड हमने छोटा कर दिया, मतलब A2 कर दिया, और A1 ये बड़ा है मतलब A1 वेलोसिटी, और अगर A2 हमने छोटा कर दिया तो वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी, मतलब कम एरिया निकलेगा, फ्लूइड को निकलने के लिए कम एरिया मिलेगा, तो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगा v2। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी के एक एंड को हम दबाते हैं तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसका प्रोजेक्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे पाइप है
हमारे पास अगर हमने इसको दबाया तो पहले ये यहाँ जा रहा था इसका प्रेशर, अगर हमने इसको दबाया तो फिर ये यहाँ जाएगा इसका प्रेशर, ऐसा। तो पहले यहाँ जा रहा था, इसके बाद यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसा तेजी के साथ। तो ये है कि अगर हमने एरिया कम किया तो वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जो एरिया है और वेलोसिटी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा एक एंड और दूसरे एंड के लिए। इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि मास एंटरिंग पर सेकंड dm1 इज इक्वल dm1 पर dt, एक मास एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू dm2 पर dt। इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा देखें कि ये एरिया हुआ मतलब मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड और ये मीटर क्यूब पर सेकंड। सो वॉल्यूम एंटरिंग मतलब इस वाले एरिया से जितना वॉल्यूम एंटर किया फ्लूइड का, दूसरे वाले एंड से उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट पर सेकंड। डेफिनेशन के हिसाब से वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू वॉल्यूम मास एंटरिंग पर सेकंड, इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से मास एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू मास आउटरिंग पर सेकंड। हमने देखा रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इस मास को इधर रखें तो सेम डेंसिटी का हमारे पास ये वाला लिक्विड है, सो हमारे पास रो आ जाएगा और dV अपॉन dt इज इक्वल टू रो आ जाएगा dV अपॉन dt। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा एंटर करने वाला V1 और बाहर निकलने वाला V2 वो सेम होगा, रो से रो कट जाएगा। dV1 इज इक्वल टू dt dV2 अपॉन dt इज, ये दोनों सेम है। मतलब क्वांटिटी जितनी अंदर जाएगी, इसको हम क्वांटिटी बोल सकते हैं पर सेकंड, उतनी क्वांटिटी बाहर आएगी। मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर हम इन दोनों को सेम कर दें, मतलब A1 और A2 सेम हो जाए, तो फिर बचेगा V1 और V2, ये दोनों भी इक्वल हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमने इसको 3 लिखा और इसको 2 लिखा तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। अगर हमने इसका एरिया कम कर दिया, मतलब 2 कर दिया इसका एरिया, तो वेलोसिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। एरिया कम करने पर, दबाने पर तो 3 हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो ये हुई हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं इसे। ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जितना वॉल्यूम एंटर होता है उतनी वॉल्यूम बाहर निकलता है। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। कहीं कहीं से मास भी बोल सकते हैं कि जितना मास एंटर किया पर सेकंड उतना ही मास बाहर निकला पर सेकंड। और जो मास है, ऐसा हम देखते हैं कि 1 सेकंड में वो V1 गया, 1 सेकंड में वो V1 गया, तो वो हुआ AV1 और वो उतना ही बाहर निकलेगा। तो और उसका एरिया है A2 सेकंड एंड का, और वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो V2, सो A2 V2। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, बट ये ठीक है, ये ठीक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, 1 सेकंड में। इसके बाद हमारे पास है बर्नौलीज थ्योरम।
सो हमारे पास जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। फ्लूइड का फ्लो जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, तो उसको समझने के लिए और हम स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो को कंजर्व करने के लिए स्टडी और स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। सो बर्नौलीज थ्योरम कुछ नहीं है, ये एक टाइप का एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन फॉर स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो फॉर फ्लूइड, हम लिख देंगे इसमें फॉर फ्लूइड। तो हमने देखा कि जो फ्लूइड का जो फ्लो है उसकी स्टडी करना एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। सो इसके बजाय हम एनर्जी कंजर्वेशन इसमें यूज करते हैं फॉर स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। एक फेज के लिए या अलग अलग हाइट के लिए, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जैसा एरोप्लेन का उड़ना और तेज आंधी में किसी झोपड़ी के ऊपर से उसका जो है ये छत जो छप्पर है उसका उड़ जाना, तो ऐसा ये प्रेशर इस टाइप से वर्क करता है, उसको हम समझेंगे। ये बर्नौलीज थ्योरम जो है ऐसा, इसमें तीनों एनर्जी कांस्टेंट होती हैं, या अगर दो फेज हैं तो दोनों के लिए सेम होंगी। मतलब अगर ये बीच में फेज है और ये फेज नंबर 1 है और ये फेज नंबर 2 है और हम इन दोनों के लिए बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं और इनकी हाइट लगभग सेम है या अलग है, तो इन एक फेज के लिए जितनी होगी उतनी ही दूसरे फेज के लिए होगी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, P इज इक्वल टू 1 प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। ये डेराइव कैसे होती है, इसके डेराइव करने का तरीका हमारे पास रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा एम बाई डेल्टा वी। क्योंकि जितना भी फ्लूइड है हमारे पास, जो भी हम एक बार में लेंगे उसकी डेंसिटी एक होगी, है ना, तो इसलिए हमने लिया रो। अलग अलग भी हो सकती है अगर हमारे पास लिक्विड या फ्लूइड अलग अलग है तो। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसको ड्राइव कैसे करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए इजी तरीके से, तो ये हमारे पास है और इसके एक एंड और उसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसका एरिया जो है ये है A1, सेकंड का है A2। इसकी हाइट H1, देन इसकी हाइट H2 हमारे पास। और क्योंकि इस वाले एंड का, इस वाले सिरे का एरिया बड़ा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, इसका नाम है 1। यहाँ वेलोसिटी होगी कम, इसका नाम है v1। और यहाँ वेलोसिटी होगी ज़्यादा, क्योंकि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। क्योंकि यहाँ एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी बढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ वेलोसिटी है ज़्यादा, ये है। और इसका लेवल ये है H2
इसको लेवल लें, एटम लेवल, सो यहाँ ये वाली हाइट हुई इसकी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, पॉइंट नंबर 2 है सपोज H2 माइनस H1, ये वाली हाइट H2 माइनस H1, यहाँ से यहाँ तक की H2, देन यहाँ से यहाँ तक की ये वाली H1। सो इसके लिए ये है प्रेशर हमारे पास, ये है काइनेटिक एनर्जी और यह पोटेंशियल एनर्जी, ये है प्रेशर। सो हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन 1 एंड 2। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन 1 and 2. So net work done between 1 and 2 is equal to change in kinetic energy. अगर हमको नेट वर्क डन निकालना होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो हम देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो पॉइंट से, उस पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक अगर हमें निकालना है, अगर हमें निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कि वर्क डन कितना हुआ है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना हुआ है डेल्टा के ई, वो निकालेंगे, वो ही होगा हमारा नेट वर्क डन, और जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन होगा। सो इसे निकालने के लिए हम देखते हैं कि कितने टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ। जैसे कि अगर हम जनरली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर वर्क डन होता है, वर्क होता है, तो कोई फोर्स वहाँ वर्क करता है। अगर सपोज कोई एनर्जी के, अगर एनर्जी है तो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कि कोई एनर्जी स्टोर हुई है, कोई वर्क हुआ है तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, कोई एनर्जी उसमें थी तो वो वर्क डन हुआ है। तो ये है, मतलब अगर वर्क डन हुआ है वहाँ फोर्स होगा, फोर्स होगा। सो सपोज हम इस एन पर देखते हैं, तो ये पानी, ये पॉइंट, ये वाला 1 मॉलिक्यूल नंबर, सो 2 मॉलिक्यूल में ऊपर उठ के गया है, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी। सबसे पहला वर्क डन बाय ग्रेविटी, देन इसके पॉइंट पर एक प्रेशर है, वर्क डन बाय प्रेशर P1 एंड वर्क डन बाय प्रेशर इज P2 is equal to change in kinetic energy. So ये इतना है। अगर हम इसको दबाएंगे तो पानी पीछे की तरफ जाएगा, इसका मतलब यहाँ फोर्स है इस तरफ F2 और यहाँ है इस तरफ F। So force is equal, pressure is equal to force per unit area, force is equal to pressure into area। सो हम इसको देखते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट H2 माइनस H1 प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ से ये यहाँ गया, मतलब डेल्टा x1 गया, ये सपोज यहाँ से थोड़ा सा यहाँ गया और ये प्रेशर इस पीछे था, ये x2 गया। सो फोर्स 1 x1 माइनस ये अंदर की तरफ है, तो F2 x2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 m 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब v2 माइनस v1 का स्क्वायर। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से हमारे पास ये फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, मतलब ये हमारे पास डेल्टा m अपॉन H2 माइनस H1 प्लस फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू x1 माइनस प्रेशर इंटू एरिया
इंटू x2 इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हमारे पास आया। इसके बाद ये होता है, वो होता है डेल v। सो ये हुई 2 डायमेंशन, ये हुई 1 डायमेंशन, मिलाकर हुई ये वॉल्यूम, मतलब 3 डायमेंशन। सो ये 3 डायमेंशन यहाँ और 3 डायमेंशन ये यहाँ, ये डेल्टा वी और ये वी। सो यहाँ हमारे पास डेल एम H2 माइनस H1 प्लस P1, और जितना वॉल्यूम एक तरफ से अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम दूसरी तरफ से बाहर आएगा। मतलब P1 माइनस P2 इंटू डेल V हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये वाला भी अलग है। अगर हमने इस इक्वेशन को डेल V से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा डेल m बाई डेल V H2 माइनस H1 प्लस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 डेल m बाई डेल V v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हमारे पास ये आएगा। इसको सेपरेट करने के बाद ये 2 टर्म्स आएंगी बन के P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, क्योंकि ये रो है, ये भी रो बन जाएगा। सो 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू सेम P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, ऐसा कुछ आएगा बन के। सो इसके बाद ये आ जाएगा कि कांस्टेंट होते हैं दोनों साइड के लिए, कांस्टेंट है, मतलब एक इस वाले के लिए ये 1 एंड के लिए और ये सेकंड वाले के लिए कांस्टेंट है, दोनों के लिए इक्वल है एनर्जी। सो हम इसको लिखते हैं P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास। अगर हम इसको रो जी से मल्टीप्लाई, रो जी से डिवाइड करें जो एनसीईआरटी की बुक में है उस हिसाब से, तो ये हमारे पास आएगा P, अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें रो और जी से, तो ये हमारे पास P अपॉन रो जी, P अपॉन रो जी, P अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस रो जी खत्म हो जाएगा प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास बचेगा। इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूड है प्रेशर, तो इसको कहते हैं हम प्रेशर हेड। और इसमें इंक्लूड है वेलोसिटी, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड, और इसमें इंक्लूड है हाइट, मतलब पोटेंशियल, डेटम लेवल से पोटेंशियल, तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल हेड। तो ये हमारे पास 3 होते हैं, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड। बट जो मेन इक्वेशन है जो हमें इजी होती है लिखने के लिए वो है ये। जैसे कि प्रेशर तो P हम इसको पढ़ते हैं, मतलब तो mv स्क्वायर हम पढ़ते हैं, तो m नहीं होता है, m जो है m की जगह हम लिखते हैं यहाँ रो, मतलब रो डेंसिटी का फ्लूइड है हमारे पास, और प्लस mgh होता तो m नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं रो, मतलब रो डेंसिटी का फ्लूइड है हमारे पास, रो डेंसिटी का लिक्विड है हमारे पास। रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। 2 फेज है तो 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए सेम 1 और 2 करके, ये 1 फेज के लिए, सेकंड फेज के लिए दोनों कांस्टेंट, दोनों के लिए। सो इसके बाद हम देखते हैं
इसी थ्योरम के एप्लीकेशंस आते हैं इसमें कि अगर इसकी हाइट जो है सेम लेवल पर हो लगभग तो ऐसा ये ट्रेड ऑफ